नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट तथा सभी टेट एग्जाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा हम पढ़ेंगे वृद्धि की अवस्थाएं। ये वृद्धि की जो अवस्थाएं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा ये तो महत्वपूर्ण है ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी टेट एग्जाम होता है उन सभी में इन कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, समझें इस बात को, ये कारक किस प्रकार से विकास तथा वृद्धि को प्रभावित करता है। तो चलिए एक एक से शुरू करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। साथियों, सबसे पहला हमारा है वंशानुगत कारक। देखिए साथियों, ये वंशानुगत कारक, ये वंशानुगत कारक क्या होता है? ये होता है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, उसी को हम वंशानुगत कारक कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब ये है हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, इन सभी के गुण जो हमारे अंदर आता है, इसी को हम कहते हैं वंशानुगत कारक। ये आता है किसके द्वारा? तो जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा आता है? जीन्स के द्वारा ये आता है। ये वंशानुगत कारक हमारे वृद्धि और विकास पे ये इफेक्ट डालता है। मान लीजिए कि हमारे दादा दादी या नाना नानी, कोई किसी का हाइट कम है, तो अगर उनका हाइट कम है तो हो सकता है कि आने वाले बच्चों में भी हाइट कम देखा जाएगा। अगर किसी का स्किन मान लीजिए गोरा या काला है, तो आने वाले बच्चों में उस बच्चों का भी स्किन गोरा या काला देखा जाएगा। तो यही कहते हैं कि वंशानुगत कारक ये इफेक्ट इसलिए डालता है कि जो हमारे वंश में, हमारे पूर्वज में जो जैसा जिस प्रकार का होता है, वो जीन्स के द्वारा हम में भी आता है, वो सारा गुण। ठीक है, अगला समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो भी हमारे वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करती है। उसके बाद है शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया या शारीरिक कारक। शारीरिक क्रिया हमारे वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ठीक से व्यायाम ना करें, मान लीजिए शारीरिक एक्टिविटी जितना भी है वो एक्टिविटीज अगर ना करें तो हमारा शरीर सुस्त हो जाएगा, और शरीर सुस्त होगा तो हमारे वृद्धि के साथ साथ विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शारीरिक क्रिया भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है बुद्धि। साथियों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कारक। हमारा जो बौद्धिक है क्षमता, उसका भी अच्छा होना जरूरी है। मान लीजिए अगर हमारा बुद्धि सक्रिय नहीं है तो हम ना अच्छे से सोच पाएंगे, ना अच्छे से कोई भी चीज़ समझ पाएंगे, ना किसी भी चीज़ पे तर्क लगा सकते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा बुद्धि। ये बुद्धि हमारा सक्रिय होना चाहिए, तभी हमारा विकास संभव हो पाएगा। उसके बाद आता है संवेगात्मक कारक। साथियों, संवेग जिस इंसान में या जिस बच्चा में ज़्यादा संवेग होगा उसका विकास बहुत कम होगा। अगर बच्चा क्रोधित है, जब जो बच्चा देखते होइएगा कि जो बच्चा ज़्यादा क्रोध करता है, जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो बच्चा दुबला पतला तथा कमज़ोर रहता है। और वहीं जो बच्चा हंसता खेलता रहता है वो बच्चा हेल्दी रहता है। इसीलिए सांवेगिक जो कारक है, ये कारक हमारे विकास और वृद्धि दोनों को प्रभावित करता है। क्योंकि संवेग जो हमारा है, जो कल हम बताए थे कि क्या सब संवेग है, वो संवेग हमारे वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। उसके बाद है हमारे सामाजिक प्रकृति। साथियों, समाज की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। सामाजिक प्रकृति का मतलब है हमारे समाज में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। तो वो अगर जिस टाइप के होंगे, हमारे समाज का आने वाला बच्चा उसी टाइप का होगा, क्योंकि वो उसी समाज से सीखता है। तो ये भी सामाजिक प्रकृति भी हमारे वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है साथियों गर्भ के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। साथियों, जब माँ के पेट में कोई बच्चा पल रहा होता है, तो उस माँ को चाहिए कि उस अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ख्याल रखें। उसके बाद
वो जिस परिवेश में उस समय रह रही हो वो परिवेश अच्छा होना चाहिए। अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसका इफेक्ट उस बच्चा पे पड़ेगा, अगर वो अच्छे परिवेश में नहीं रहेगी तो उसका भी इफेक्ट उसके बच्चे पर पड़ेगा। इसीलिए गर्भ के दौरान माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होना जरूरी चाहिए और परिवेश भी उसका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है पोषण। पोषण का अर्थ है जो हम खाना खाते हैं, खाने में जितना भी प्रकार की विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब पाया जाता है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। उस खाने में जो खाना हम खाते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अगर ये सभी प्रचुर मात्रा में नहीं होगा हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। और आपको बताए थे कल कि अगर शरीर का विकास नहीं होगा तो सारा विकास खुद ही बाधित हो जाएगा, क्योंकि हमारा जितना भी विकास है वो सभी आपस में अंतः संबंधित है। क्या है? हमारा सारा विकास आपस में अंतः संबंधित है। इसीलिए ये मुख्य जो पोषक तत्व है ये हमारे खाने में होना चाहिए। उसके बाद आता है वायु एवं प्रकाश। साथियों, हमारे लिए स्वच्छ वायु होना भी जरूरी है। अगर स्वच्छ वायु में कोई बच्चा पल नहीं रहा है तो वो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। प्रदूषित वायु कभी नहीं होना चाहिए। हम एक बच्चे के शरीर को सही से, मान लीजिए कि उस बच्चा को कोई बीमारी ना हो, इसके लिए उसे क्या चाहिए? एक स्वच्छ वायु चाहिए, प्रदूषित वायु नहीं। इसीलिए वायु और प्रकाश, प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है तो उससे हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए वायु और प्रकाश भी हमारे वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। अगला है भौतिक वातावरण। साथियों, हम जिस जगह रहते हैं उसी के इन्वायरमेंट को हम भौतिक वातावरण कहते हैं। एक बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा उसका विकास वैसा ही होगा, जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा ही उसका विकास होगा। इसीलिए भौतिक वातावरण भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति। साथियों, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आप कहिएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे समाज की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी होगी तो हमारे समाज में उतनी ही ज़्यादा जो बच्चों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भरा पूरा समाज है। भरा पूरा समाज का अर्थ है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है। वहाँ क्या होगा कि मान लीजिए बच्चों के लिए एक खेलने का पार्क बना दिया जाएगा, बच्चा जहाँ खेल सके अच्छे वातावरण में। वहाँ पार्क में अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई जाएगी जिससे बच्चा आकर्षित हो और बहुत अच्छा माहौल बनेगा वहाँ पे। लेकिन वहीं अगर समाज की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो उस समाज में उस बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज की आर्थिक स्थिति भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। साथियों, ये जो दो सेक्शन में हमने लिखा है, ये दो सेक्शन इसलिए लिखा हुआ है, आंतरिक कारक है। ये जितना भी है ये आंतरिक कारक है। आंतरिक का मतलब होता है कि जो हमें वंशानुक्रम यानी हमारे वंशज से जो हमें मिलता है या हमारे एक्टिविटीज़ के द्वारा जो होता है वो होता है हमारा आंतरिक कारक। जो हमें वंशानुक्रम या जेनेटिक के थ्रू मिलता है या जो हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं वो सभी क्या है? हमारा आंतरिक कारक। और ये सभी हमारा है बाह्य कारक। बाह्य कारक का मतलब होता है जिसकी डिपेंडेंसी हमें परिवेश पे होती है। कहाँ होती है? परिवेश पे। बाह्य कारक वो है जिसकी डिपेंडेंसी हमें परिवेश पे होती है, कि हमारे परिवेश के थ्रू जो हमें मिलता है वो हमारा बाह्य कारक होता है। उसके बाद हम एक और चीज़ पे आज चर्चा करते हैं, वो है वृद्धि की अवस्थाएं। साथियों, वृद्धि की अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती है और वो 3 होती है हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो मान लीजिए कहीं शैशवावस्था जो है हमारा 0 से 5 वर्ष भी लिखा होता है, लेकिन इसको हम ऐसे बांट देते हैं कि 6-6 वर्ष में तीनों भाग बढ़ जाए। तो हमारा जो है ये थोड़ा मान लीजिए याद रखने में आसान होता है, इसीलिए 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था हमारा हो गया 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था हो गया 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था हमारा हो गया 12 से 18 वर्ष। इसी को हम जब बांटते हैं तो हमारा मान लीजिए ये बाल्यावस्था है,
इसको हम जब बांटते हैं तो ये पूर्व वाली अवस्था, मध्य वाली अवस्था तथा उत्तर वाली अवस्था, पूर्व वाली अवस्था को और सभी को हम 2-2 साल में डिवाइड कर देते हैं। तो पूर्व वाली अवस्था हमारा हो गया 6 से 8 वर्ष, मध्य वाली अवस्था हो गया 8 से 10 वर्ष तथा उत्तर वाली अवस्था हमारा हो गया 10 से 12 वर्ष। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको ये सभी चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए हैं तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ डेली एक क्लास लाया जाता है। सीटेट तथा सभी टेट एग्ज़ाम से संबंधित एक क्लास डेली होगा आपका। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।